बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेजर्ट प्रो साइकिल, जहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमाती वीडियोस फराहम की जाती हैं साइकोलॉजी और डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड। मैं हूँ आप लोगों की एथिकल कोड ऑफ साइकोलॉजी की कोर्स इंस्ट्रक्टर माई सेल्फ अशल नईम। हमारा आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 2, जिसका टाइटल है इन्फोर्समेंट ऑफ एथिकल कोड्स इन साइकोलॉजिस्ट। कि इस बात को इंश्योर किया जाए कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कोई भी थेरेपी, कोई भी सेशन करते हुए एथिकल कोड्स को वो पढ़ें, उनको देखें और उसके बाद उन कोड्स को सामने रखते हुए अपना कोई भी थेरेपी, अपना कोई भी सेशन जो है उसको वो सरअंजाम दें। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो कि एथिकल कोड्स को मद्देनज़र नहीं रखते। उनको नहीं पता कि कोई भी सेशन है, कोई भी थेरेपी उन्होंने देनी है, उसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं। तो इस चीज़ को इन्फोर्स कैसे कराया जाए, वो कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं, वो कौन सा ऐसा मेकनिज़म है जिसको यूज़ करते हुए साइकोलॉजिस्ट पे इन्फोर्समेंट की जाए एथिकल कोड्स की, कि उन्होंने इसके साथ ही कोई भी थेरेपी और सेशन देना है। क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके क्लाइंट्स के लिए कि आप उनको एथिकल कोड्स के अंडर रहते हुए जब आप लोग उनके साथ डीलिंग करते हो तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे खुद को भी सेव करते हैं और अपने क्लाइंट को भी। तो हमारे जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो हैं इन्फोर्समेंट ऑफ एथिकल कोड्स इन साइकोलॉजिस्ट, इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म। तो अपने पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफ एथिकल कोड्स इन साइकोलॉजिस्ट के। देखते हैं कि एथिकल कोड्स क्या चीज़ है, इन्फोर्समेंट क्या चीज़ है। द इन्फोर्समेंट ऑफ एथिकल कोड्स इन साइकोलॉजी, पार्टिकुलरली द APA कोड ऑफ कंडक्ट्स, इज़ क्रूशियल टू मेंटेन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड इंश्योरिंग द वेलबींग ऑफ क्लाइंट्स एंड पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व इन साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस। तो वो कहते हैं कि जो APA है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, वो एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही है इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कि जो भी लोग हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो क्या करें, वो स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करते हुए अपनी थेरेपी और अपनी प्रैक्टिसेस को सर अंजाम दें। क्योंकि ये आपके क्लाइंट्स की वेलबींग को इंश्योर करती है, ट्रांसफेरेंस से बचाती है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको सिखाती है। द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन हैज़ एस्टेब्लिश अ सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट साइकोलॉजिस्ट आर एक्सपेक्टेड टू अडहेयर टू इन देयर प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। वो कहते हैं कि जो APA ने ना बहुत सारे स्टैंडर्ड्स और एथिकल प्रिंसिपल्स पहले ही दे दिए हैं और वो कहते हैं कि उस चीज़ के ऊपर अडहेयर रहें, कि कंसिस्टेंट रहें, उनको फॉलो करें। अडहेरेंस होती है कि आप एक चीज़ को कांस्टेंट फॉलो करते हो थ्रू आउट द लाइफ, इंक्लूडिंग थेरेपी, रिसर्च, टीचिंग, काउंसलिंग एंड कंसल्टिंग। कि कोई भी साइकोलॉजिस्ट है, कोई काउंसलर है, कोई टीचिंग की फील्ड में चला गया है, कोई रिसर्च की फील्ड में चला गया है, उनको क्या करना चाहिए, उनको प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखना चाहिए। दीज एथिकल गाइडलाइंस सर्व एज अ फ्रेमवर्क फॉर प्रमोटिंग इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फेयरनेस विद इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। इससे क्या होता है कि आप इंश्योर करते हैं रिस्पेक्ट को, इंटीग्रिटी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ साइकोलॉजिस्ट, और क्या है कि ये बताती है कि आप अपनी फील्ड के साथ कितना फेयर हैं। तो ये इसीलिए ये गाइडलाइंस दी गई हैं। इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म, ऐसा कौन सा मैकेनिज़्म होना चाहिए इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म जिसके अंडर रहते हुए पाकिस्तान के या जहाँ जहाँ भी काउंसलिंग का कोई सेशन हो रहा है, कोई थेरेपी हो रही है, कोई रिसर्च हो रही है, तो ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि जो कि एथिकल कोड्स के अंडर रहते हुए ही चले। कंप्लाइंस मॉनिटरिंग सबसे पहला पॉइंट है। एक तो कंप्लाइंस मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ये हम लोग वन बाय वन नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। एथिक्स कमेटी होनी चाहिए जो कि इन सारी चीज़ों को देखे। प्रोफेशनल कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए, लीगल रेमिफिकेशंस होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन, पीयर रिव्यू, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स। ये वो चीज़ें हैं, ये वो ऐसा मैकेनिज़्म है जो कि इन्फोर्समेंट की तरफ जाता है। अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे कि ये हमें क्या कह रहा है।
Compliance monitoring. The APA has a mechanism in place to monitor compliance with the ethical code among its members. This may involve periodic review of psychologist practices to ensure they are following the established principles and standards. वो कहते हैं कि APA ने एक मैकेनिज़्म बना दिया है कि उन्होंने एक कंप्लाइंस मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने अपने मेंबर्स को क्या किया है कि उन्होंने ये एक एथिकल कोड दे दिया कि जो भी साइकोलॉजिस्ट है जो प्रैक्टिस करता है, ठीक है, उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने जाके रिव्यू करना है कि क्या वो प्रिंसिपल जो स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश किए हुए हैं, उसका जो वो अपना रन कर रहा है क्लिनिक है जहाँ वो प्रैक्टिस कर रहा है उस जगह की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कैसी कमेटी होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे क्या है, एथिक्स कमेटी। मैनी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव एथिक्स कमेटी दैट इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स और कंसर्न रिगार्डिंग पोटेंशियल वायलेशन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स बाय साइकोलॉजिस्ट। वो कहते हैं ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं एज ए एथिक कमेटी कि अगर कोई भी कंसर्न्स और कोई भी अगर कंप्लेंट्स हैं कि वहाँ पर एथिकल कोड्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट के अंडर कोई वायलेशन हो रही है तो वो उस चीज़ को देखेंगे और इंश्योर करेंगे। दिस कमेटीज प्ले अ रोल इन इवेलुएटिंग रिपोर्टेड इंसिडेंट्स एंड डिटरमाइनिंग अप्रोप्रिएट एक्शंस और सेक्शंस। तो ये क्या है कि ये कमेटी क्या करती है कि जो भी साइकोलॉजिस्ट का रोल है उसको इवेलुएट करती है इंसिडेंट्स को और उनके लिए अप्रोप्रिएट एक्शंस लेती है। प्रोफेशनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं जी? वायलेशंस ऑफ APA कोड ऑफ एथिक्स कैन हैव प्रोफेशनल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर साइकोलॉजिस्ट। वो कहते हैं कि वो साइकोलॉजिस्ट जो के वायलेशन करते हैं APA कोड ऑफ एथिक्स की, उनके लिए कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंक्लूडिंग डिसिप्लिनरी एक्शंस सच एज रिप्राइमेंट्स, सस्पेंशन ऑफ मेंबर और इवन रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस। कि या तो आप उनको वार्निंग दे दें, या तो आप उनको सस्पेंड कर दें, तो या तो आप उनका लाइसेंस कैंसिल कर दें। दीज कॉन्सिक्वेंसेस सर्व एज डिटरनेंट्स टू अनएथिकल बिहेवियर विद इन द प्रोफेशनल। कि जब एक जगह पता लगेगा ना कि भाई कोई साइकोलॉजिस्ट है, उसका उन्होंने लाइसेंस कैंसिल कर दिया क्योंकि वहाँ पे ये फलानी प्रैक्टिस चल रही थी, तो क्या है कि बाकी जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस चीज़ को थोड़ा बहुत इंश्योर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो हर दूसरा बंदा जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है और हम लोग खुद हैं जो अपने फील्ड के साथ सिंसियर नहीं है, हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। अगर हम लोग खुद से सिंसियर होंगे अपने फील्ड के साथ तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। तो ये इंसान को खुद समझना चाहिए। उसके लिए क्या ज़रूरी है? लीगल ramifications in case where ethical violation also constitute legal infraction, psychologist may face legal consequences। कि अगर वो ऐसी वायलेशन करता है जो कि लीगली किया उसने, तो उसके खिलाफ भी लीगल एक्शन ही होना चाहिए, सच एज लॉ सूट, फाइनेंस और क्रिमिनल चार्जेस। लीगल अथॉरिटीज़ में बिकम इन्वॉल्व विद एथिकल ब्रीच, हार्म इंडिविजुअल्स और वोलेट लॉ रेगुलेशन। के अगर ड्यूरिंग सेशन कोई ऐसा क्लाइंट है जिसको हार्म किया गया है या रूल्स को वायलेट करते हुए उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया, या और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ड्यूरिंग सेशन, ड्यूरिंग थेरेपी, तो अगर कोई ऐसा एक्शन हुआ है जो कि लीगली अनअक्सेप्टेबल है तो उसके ख़िलाफ़ लीगल एक्शंस ही होना चाहिए। जब तक इन चीज़ों को इंश्योर नहीं किया जाएगा पाकिस्तान में या किसी भी जगह पे, तो ऐसी चीज़ें चलती ही रहेंगी और बहुत से केसेस हमें देखने को मिलते रहेंगे। कंटिन्यूइंग एजुकेशन ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपनी प्रैक्टिसेस के साथ साथ अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रखें। कोई ना कोई सेशन, कोई ना कोई थेरेपी, कोई ना कोई कोड आप स्टडी करते रहें, एजुकेट करते रहें। बेशक आप सेमिनार्स के थ्रू करें, बेशक आप किसी भी चीज़ के साथ करें, लेकिन ये है कि बहुत ज़रूरी है। एज अ पार्ट ऑफ इन्फोर्समेंट एफर्ट्स, प्रोफेशनल organizations like the APA often require psychologists to engage in continuing education of ethics and professional conduct. This ongoing training helps reinforce ethical standards and keeps practitioners informed about evolving ethical issues। कि जो साथ साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं उनको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। APA इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है
ये चीज़। उसके बाद क्या है, पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू प्रोसेस विद इन अकेडमिक एंड क्लिनिकल सेटिंग कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू इन्फोर्सिंग एथिकल स्टैंडर्ड। ये क्या होता है कि कोई आपका फ्रेंड है, क्योंकि हम बहुत से लोग हैं जो एक जगह से पढ़े हैं, वो जगह से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो पीयर रिव्यू क्यों ज़रूरी है कि अगर आप देख रहे हैं एक जगह पे कि भाई आपका साथी है वो इस चीज़ को इंश्योर नहीं कर रहा, तो आप उसको समझाएं, आप उसको गाइड करें, ठीक है। Colleagues may provide feedback on each other's work and raise concern about potential ethical lapses that need to be addressed। और आप उसको बताएं कि भाई ये चीज़ें हैं जहाँ पर आप ठीक नहीं है, इसको आप ठीक करने की कोशिश करें। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स क्यों ज़रूरी हैं? प्रमोटिंग अवेयरनेस ऑफ एथिकल गाइडलाइंस अमंग बोथ प्रोफेशनल एंड पब्लिक कैन हेल्प क्रिएट कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी विद इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। के अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए, लोगों को पता ही नहीं है आज स्टिल। आज के दौर में बहुत से एरियाज़, बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पता ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ कहते किसको हैं। कोई भी बच्ची को कुछ भी हो जाएगा, कोई बड़े को हो जाएगा, बच्चे को हो जाएगा, तब उसको कह देंगे भाई इसको जिन्ना आ गया, इसमें दम दरूद करवा लाएं इसको। तो इसलिए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत ज़रूरी है ताकि कल्चर का पता हो, लोगों को पता हो कि इस तरह की एक चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। एजुकेटिंग स्टेक होल्डर्स अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फोस्टर्स अ शेयर कमिटमेंट ऑफ बॉन्डिंग एथिकल प्रिंसिपल्स। और उनको पता होना चाहिए कि भाई हमारे ये राइट्स हैं, किसी के पास थेरेपी सेशन लेने जा रहे हैं तो हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप एजुकेट करें, उनको बताएं, उनको इस चीज़ का एहसास दिलाएं। इससे क्या होता है कि आपके जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं वो सही तरीके से हर जगह पर लागू होते हैं। थैंक यू सो मच। ये था आज का हम लोगों का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि इन्फोर्समेंट किस तरह से की जाती है और किस तरीके से हो रही है और हमारा इसमें क्या रोल है। होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई चीज़ समझ नहीं लगी तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस सेकंड स्लाइड में मेंशन है। थैंक यू सो मच।